Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the sixth lecture for class 9th History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. अब से इस लेक्चर से हम एग्जैक्टली रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रशियन रेवोल्यूशन एक बार में होने वाला फाइट है, एक बार में होने वाला रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है। पार्ट्स में हुआ है, पार्ट्स में इन द सेंस इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेरियस रेवोल्यूशंस। तो उस रेवोल्यूशन के फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन की जगह क्या हेडिंग दी है, 1905 रेवोल्यूशन। मतलब कि 1905 इज द ईयर ऑफ दैट रेवोल्यूशन। 1905 से रशियन रेवोल्यूशन की कहानी यहाँ पर एग्जैक्टली चालू हो गई थी, ठीक है। तो 1905 में अगर रेवोल्यूशन हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो कोई बैक स्टोरी तो होगी, ठीक है। वो स्टोरी क्या है कि यहाँ पर हमने देखा जार रूल कर रहा था, ठीक है। हु वाज रूलिंग हियर? जार। और जार ऑटोक्रेटिक था, ठीक है, मतलब मनमानी करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर जब किंग अपनी मनमानी कर रहा है, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहा है और जो नोबेलिटी है उसको मिलाकर उसके अकॉर्डिंग रूल कर रहा है, तो परेशान कौन थे? पीजेंट्स एंड वर्कर्स। और पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, दो दे वर इलीगल बट दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग अ पॉलिटिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है। लोगों को क्या लगता है कि हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें किंग का रूल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कि दे वर आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, है ना। एक तरीके से डेमोक्रेसी की डिमांड यहाँ पर लोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली डेमोक्रेसी वहां पर वर्ड नहीं दिया गया, मेन प्रायोरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी रूलर्स है ना, चाहे वो मोनार्क हो या वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनकी पावर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना। तो यहाँ पर लोग चाहते थे कि जार की पावर थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए और उनको कुछ पावर्स मिले, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड्स कौन कौन करते हैं? लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेटिक, सॉरी सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। लिबरल्स मतलब हमने जब तीन आइडियोलॉजीज देखी थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, उसमें हमने देखा था कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी क्या है, दे वांटेड चेंज बट थ्रू लीगल वेज, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चाहिए और सारा काम उनको लीगल तरीके से करना है विदाउट वायलेंस, ठीक है। फिर सोशल डेमोक्रेट्स मतलब द पार्टी ऑफ वर्कर्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी मतलब द पार्टी ऑफ द पीजेंट्स। पीजेंट्स, वर्कर्स एंड द लिबरल्स, इन लोगों ने डिमांड की कि क्या होना चाहिए रशिया में? कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जार की पावर को थोड़ा सा लिमिटेशन लगे। देन वर्कर्स की कंडीशंस यहाँ पर बहुत ही खराब होने लगती है, ठीक है। और हमने देखा था कि रशिया में जो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग होते हैं एंड मॉस्को। इन दो जगह पर रशिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। अब ज्यादातर इंडस्ट्री यहीं पर है तो वर्कर्स की कंडीशन भी यहीं पर खराब होगी। तो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या होता है, वर्कर्स का एक मूवमेंट चलता है, ठीक है। वर्कर्स एक रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार होते हैं, जिनकी मेन डिमांड होती है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है उनको ओनली 8 आवर्स तक रखा जाए, ठीक है। इनकी डिमांड्स क्या होती हैं? वर्किंग आवर्स शुड बी रिड्यूस्ड टू ओनली 8 आवर्स। यही वर्कर्स जब पहले इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे तो इनसे 12 से 13 और इवन कई बार इससे भी ज्यादा समय के लिए इनसे काम लिया जाता था, ठीक है। मतलब वर्किंग कंडीशंस खराब है, तो यहाँ पर एक डिमांड इनकी ये भी होती है, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग आवर्स को कम करना है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, और साथ में सैलरी जो है, ये जिसको आप वेजेस कहेंगे, उसको भी इंक्रीज करने की यहाँ पर डिमांड रखी गई। देखो, अब अगर वर्कर्स कोई मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है, या कोई डिमांड रख रहे हैं सामने, तो इनका एक लीडर आना चाहिए सामने, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये एक स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते हैं सारे वर्कर्स मिलकर, सेंट पीटर्सबर्ग के सारे वर्कर्स मिलकर,
जब एक स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनको लीड करने वाला कौन होता है? फादर गेपोन। ठीक है, ये एक लीडर होते हैं जो वर्कर्स के मूवमेंट में सामने आते हैं। और ये कब होता है? संडे 1905। 1905 के एक संडे को यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? फादर गेपोन इन लोगों को, वर्कर्स को लेकर स्ट्राइक पर निकलते हैं। यहाँ पर जार जब ये समझता है कि अच्छा स्ट्राइक चालू हो गई, वर्कर्स आ रहे हैं, तो अपनी आर्मी को बोलता है, अपनी मिलिट्री को बोलता है कि इन पर ओपन फायर करो। ठीक है, मतलब कि गोलियां बरसा दो, जिससे 100 लोगों की डेथ होती है और 300 पीपल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब ये जो नुकसान है, ये मतलब ये सिनेरियो रशिया में अभी तक पहली बार बन रहा है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स पहली बार निकलते हैं रेवोल्यूशन के लिए, है ना, स्ट्राइक करने के लिए पहली बार निकलते हैं। और जार का जो रिएक्शन होता है उससे लोग जब देखते हैं कि 100 लोग मर गए हैं, 300 लोग घायल हो गए, तो उनके बीच में जो आउटरीच है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस इंसिडेंट को रशिया के लोग किस तरीके से देखते हैं? ब्लडी संडे। हिस्ट्री में आपको जब भी आप ब्लडी संडे मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि संडे के उस दिन को जब इतने सारे लोगों की डेथ हुई जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, अपनी इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन के बारे में डिमांड रखना चाह रहे थे, उन लोगों पर ओपन फायर किसने कराया? जार ने। तो जार ऑलरेडी ऑटोक्रेट था। ठीक है, लोग उसको वैसे ही ज्यादा नहीं पसंद कर रहे थे, दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट हिज पावर्स। लेकिन साथ में जो ब्लडी संडे वाली हरकत होती है, ठीक है, इससे लोग जार के बहुत ही अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब जार के एकदम अगेंस्ट कौन चल रहे हैं? वर्कर्स तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में पीजेंट्स भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा भड़कते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भले आपके काम अलग अलग हो, लेकिन आपकी डिमांड तो एक जैसी है ना। दोनों को ही अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, दोनों को ही थोड़े से राइट्स चाहिए अपने वर्क को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लडी संडे जब होता है तो ब्लडी संडे के कारण जार की जो इमेज है वो और भी ज्यादा खराब होती है, और लोगों को, अब लोग और ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं कि हमें तो अब सोशलिज्म चाहिए, राइट? सो दिस वाज अबाउट ब्लडी संडे। अब ब्लडी संडे जब होता है और जार की जो इमेज है वो खतरे में आती है, जार नहीं चाहता कि अब कोई भी उसको क्वेश्चन करे। ठीक है, तो अब जार अपने बचाव में कुछ एक्शंस लेगा। ठीक है, तो जार ब्लडी संडे के बाद कैसे एक्शंस लेता है? जार बनाता है एक इलेक्टेड पार्लियामेंट। जार क्या क्रिएट करेगा? इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ड्यूमा। राइट, अभी जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि रशिया एक डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को इन्होंने वोट करने का राइट दिया और क्या बना दिया? एक ड्यूमा को बना दिया, जिससे जो जार है वो अपने इस रिएक्शन को एक तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि मतलब उनका ये कहना था कि ब्लडी संडे के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जो लोगों के फेवर में है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहे थे और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनना कहीं ना कहीं उसके फेवर में था। ठीक है, लेकिन जार जो थे, जार इतने भी सीधे नहीं थे, अगर हम एक तरीके से कहें तो, कि वाकई वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को क्रिएट होने देंगे। तो इनका क्या, जार का मोटिव क्या होता है कि इसको हम एज अ वेपन यूज करेंगे वर्कर्स और पीजेंट्स के अगेंस्ट। उनको लगेगा कि अच्छा हम उनके लिए काम कर रहे हैं, मतलब हम इलेक्टेड पार्लियामेंट बना रहे हैं, ड्यूमा हम बना रहे हैं, तो अब उनकी डिमांड्स पूरी होंगी। लेकिन अल्टीमेटली जार नहीं चाहता था कि उसकी पावर कहीं से भी कम हो और कोई उसको क्वेश्चन करे। इसलिए वो एक तरीके से क्या करता है, लोगों को एक लालच देता है कि हमने इलेक्टेड पार्लियामेंट यहाँ पर बना दी। लेकिन जैसे ही इलेक्टेड पार्लियामेंट को बने 75 डेज होते हैं, तो इस इलेक्टेड पार्लियामेंट को डिसमिस कर देते हैं। जार क्या करता है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट वो बनाता है, ड्यूमा जो बनाता है, उसको 75 डेज के अंदर डिसमिस कर देता है। ठीक है, मतलब उसको खत्म कर देता है। अब खत्म करने के बाद क्या होता है, दोबारा से 3 महीने के अंदर सेकेंड ड्यूमा बनाएगा। ठीक है, मतलब दोबारा इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाएगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर ये बनाने के बाद इसको भी डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बार बार डिसमिस क्यों कर रहे थे? डिसमिस इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये
बहुत सारे पावर्स को एनहेंस करना चाह रहे थे अपनी, ठीक है, बार बार रूल्स को चेंज कर रहे थे ताकि कोई क्वेश्चन भी ना कर सके और लोगों को लगे भी कि जार उनके लिए अब काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब इनको समझ में आता है कि अच्छा अब हमने सेकेंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया है, तो ये थर्ड ड्यूमा बनाते हैं, ठीक है। यही खेल चलते रहता है किसका, जार का। थर्ड ड्यूमा जब बनती है तो थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स को रख दिया जाता है। सी, ये एक्शन कितना ज्यादा गड़बड़ काम कर रहा है ये हम देखेंगे। थर्ड ड्यूमा बनती है तो थर्ड ड्यूमा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, ठीक है, लेकिन कौन है, कंजर्वेटिव्स। और कंजर्वेटिव्स कौन थे, ऐसे लोग जो चेंज नहीं चाहते और जार के सबसे ज्यादा करीबी हुआ करते थे, है ना, क्योंकि अभी तक ज्यादातर गवर्नमेंट कौन बना रहे, कंजर्वेटिव्स बना रहे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स जब यहाँ आएंगे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट में बैठेंगे तो वो तो वही करेंगे जो जार कहेगा, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से जार ने लोगों को ये भी दिखा दिया कि हमने इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई, हमने एक ड्यूमा को क्रिएट किया जहां पर लोगों की बात भी सुनी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां भी अपने लोग बिठाए, और अपने लोग बिठाए तो वहां पर कोई भी चेंज अब होने नहीं वाला है, ठीक है। बट अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं। जब लोग इस चीज को समझेंगे तो अब वो डायरेक्ट रेवोल्यूशन करने पर उतरेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ पे हमने ब्लडी संडे के बारे में पढ़ा, इसी को हम 1905 का रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से जो वर्कर्स और पीजेंट्स की पार्टीज है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने वाली है, ठीक है। अब बोल्शेविक्स आएंगे, मेंशेविक्स आएंगे, जो क्या करेंगे, जब जार के ऐसे एक्शंस को समझ जाएंगे कि ये जार बेवकूफ बना रहे तो डायरेक्टली पावर को गेन करने की कोशिश करेंगे। और बोल्शेविक्स जो होते हैं वो एक्चुअली सक्सेसफुल भी हो जाते हैं पावर को स्नैच करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बोल्शेविक्स आते हैं तो क्या काम करते हैं, ठीक है, उनकी क्या कंडीशंस होती है, लोग उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और फाइनली रशिया में सोशलिज्म कैसे पूरी तरीके से स्टैब्लिश होता है। सो आई होप इतना क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।